नमस्कार। भारत में विद्यालयी शिक्षा इतनी विशद, इतनी बृहद और इतनी विविधतापूर्ण है कि हम इसके प्रत्येक आयाम पर अलग अलग चिंतन करने के लिए अग्रसर हैं। और यदि हमें भारत में विद्यालयी शिक्षा के स्वरूप को समझना है तो हमें इसके विविध आयामों को समझना होगा। अधिकांश लोगों को शायद ऐसा लगता है कि भारत में जो पारंपरिक शिक्षा है, जो विद्यालय हैं, जो किसी बोर्ड से संबंधित हैं, किसी संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, नियंत्रित हैं, केवल वे ही विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, भारत इतना विविधतापूर्ण देश है। कई ऐसे समूह हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक शिक्षा की पहुँच पारंपरिक शिक्षा से आज भी संभव नहीं है। वहाँ शिक्षा के वैकल्पिक प्रतिमान अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही जो परंपरागत शिक्षा की कमियां हैं उनको दूर करते हुए बच्चे के विकास को, बाल केंद्रित शिक्षा को अत्यधिक महत्व देते हुए बहुत सारे प्रयोग देश भर में किए जा रहे हैं। आज के इस चर्चा में मैं ऐसे ही विभिन्न प्रयोगों के बारे में आपसे संक्षेप में बात करूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आपके राज्य में या आपके आसपास अगर इस तरह का कोई प्रयोग हो रहा है तो आप उसके बारे में विस्तार से जानें, समझें, वहाँ भ्रमण करें, उसके बारे में जानकारी एकत्र करें और ये देखें कि विद्यालयी शिक्षा के वैकल्पिक प्रतिमान किस प्रकार पारंपरिक शिक्षा के कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जब हम वैकल्पिक विद्यालयों की बात करते हैं तो ये ऐसे विद्यालय हैं जो औपचारिक संरचना, परंपरागत विद्यालयी अनुक्रम या पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा प्रणाली पर बहुत संचालित नहीं होते। इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं पाठ्यक्रम का लचीलापन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति और रटने वाले अधिगम से परे अनुभवात्मक अधिगम पद्धतियां। कई बार इन विद्यालयों में ऐसे बच्चे आते हैं जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली में अपने आप को फिट नहीं पाते, अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते या जो जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पारंपरिक विद्यालय व्यवस्था में हो ही नहीं पाती, तो वे वैकल्पिक विद्यालय की ओर दौड़ते हैं। बहुत सारे दर्शन हैं जो इन विद्यालयों को दिशा देते हैं, बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, उनकी पूरी विस्तृत श्रृंखला है। कुछ ऐसे वैकल्पिक विद्यालय हैं जो किसी न किसी दार्शनिक, राजनीतिक या विद्वतापूर्ण चिंतन पर आधारित हैं, जैसे कृष्णमूर्ति के विद्यालय या अरविंदो की विचारधारा पर आधारित विद्यालय या गांधी के बेसिक शिक्षा के विचारों पर आधारित विद्यालय। तो ये विद्यालय मुख्य धारा में जो शिक्षा शास्त्र की व्यवस्था है उससे भिन्न शैक्षिक दृष्टिकोणों पर काम करते हैं। सामान्यतः ऐसे विद्यालय प्रतिभाशाली छात्रों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, शैक्षिक रूप से कमजोर और विद्यालयों से निष्कासित बच्चों की भी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो सीखने की परंपरा है, जो सीखने की प्रणाली है, वो बहुत असंरचित होती है और कम कठोर होती है। अधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है, बालक पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो हम ये देखते हैं कि वैकल्पिक विद्यालयों में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक स्थिति और मिश्रित क्षमताओं वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, उनका एकीकरण होता है। यहाँ विद्यालय में विषयगत ज्ञान के साथ साथ विद्यालय के बाहर जीवन पर जो लागू होने वाला ज्ञान है उसके अनुभवात्मक अधिगम पर अधिक बल दिया जाता है। विभिन्न विषयों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाता है। यहाँ के शिक्षक या जो अनुदेशक होते हैं वे अनुदेशात्मक रूप से अधिक प्रमाणित और अधिक रचनात्मक होते हैं। शिक्षक छात्र अनुपात बहुत कम होता है। निर्णय यहाँ पर सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, शैक्षिक निर्णय। उनमें माता पिता, शिक्षक, छात्र, सहायक कर्मचारी, प्रशासक सभी सम्मिलित होते हैं। और यहाँ की मूल्यांकन प्रविधियाँ भी परंपरागत मूल्यांकन प्रविधियाँ नहीं होती। ऐसे बहुत सारे विद्यालय देश में चल रहे हैं, अलग अलग विचारधाराओं पर आधारित हैं, अलग अलग दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। आइए ऐसे ही कुछ विद्यालयों के बारे में हम संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। आनंद निकेतन। शिक्षा का विद्यार्थी जो शिक्षा का इतिहास जानता है, भारत का शिक्षा में योगदान जानता है, वह गांधी के सपनों के विद्यालय आनंद निकेतन के बारे में अवश्य जाने, ऐसा आवश्यक है। इसको बहुत सारे लोग नई तालीम विद्यालय भी कहते हैं। महाराष्ट्र में वर्धा में सेवाग्राम है एक जगह, वहाँ पर ये विद्यालय स्थापित है। यहाँ बच्चे जो भी सीखते हैं वह उनके वास्तविक जीवन से जुड़ा होता है। यहाँ पर गांधीवादी धारणा के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया को जीवन की प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत किया जाता है। यहाँ शिक्षक बहुत जोशीले और मिलनसार होते हैं। वे बच्चों के साथ सीखते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और बच्चों के साथ समरूप होकर
उनके अंग बनकर उनके साथ आगे उनको ले जाते हैं। गांधी के जो शिक्षा शास्त्र के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, आजीवन चरित्र निर्माण, सामाजिक चरित्र का निर्माण और समग्र प्रक्रिया, शिक्षा एक समग्र प्रक्रिया के रूप में, वह यहाँ पर पूर्णतः केंद्रित है। गांधी जी के लिए शिक्षा व्यक्ति का नैतिक विकास थी और स्वाभाविक रूप से एक आजीवन प्रक्रिया थी। यही सारा प्रयास आनंद निकेतन में किया जाता है। आनंद निकेतन की नई तालीम परिपाटी पर आधारित बहुत सारे विद्यालय आज भी महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के कई नगरों और ग्रामों में संचालित हो रहे हैं। औरबिंदो, महर्षि अरविंद, जिन्होंने पौंडीचेरी के पास औरोबिल में अपना लंबा समय बिताया। औरोबिल एक तरह का संपूर्ण ग्राम है। वहाँ आसपास स्थानीय बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अरविंदो की विचारधारा पर आधारित ईसाई अम्बलम स्कूल स्थापित किया गया। अरविंदो का मानना था मनुष्य की शिक्षा जन्म से प्रारंभ होकर जीवन भर चलती रहनी चाहिए। औरोबिल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा एक आउटरीच प्रोग्राम के तहत इस तरह का विद्यालय वहाँ प्रारंभ किया गया और उसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर जोर दिया जाता है। उसमें हाल ऑफ हार्मनी है, संगीत के लिए तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 115 छात्रों के साथ कक्षा 10 तक की पढ़ाई यह कराता है और यहाँ अरविंदो के जो शिक्षण के मुख्य सिद्धांत हैं वह इसका प्रमुख अंग है। यहाँ शिक्षा आनंद के लिए स्वतंत्रता के साथ आत्म शिक्षा और सीखने के स्वामित्व पर आधारित है। एक अच्छा प्रयोग है। एक और प्रयोग राजस्थान में दिगंतर शिक्षा और खेलकूद समिति कर रही है। यह प्रयोग ग्रामीणों के लिए वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 1978 से निरंतर चल रहा है। दिगंतर का दर्शन है बच्चे को आत्म प्रेरित और स्वतंत्र सीखने वाला बनाना। दिगंतर में प्रत्येक बच्चा अपनी गति से सीखता है। संस्थान ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षक छात्र अनुपात इस तरह से रखा जाए कि प्रत्येक छात्र को पर्याप्त व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके। जयपुर के बाहरी इलाके में ये 2 स्कूल चलाते हैं और इनका शिक्षक ज्ञान केंद्र कई बार जो शिक्षा कार्यकर्ता हैं या जो शिक्षक प्रशिक्षक हैं उनके लिए भी पाठ्यचर्या की सामग्रियां विकसित करता है और निरंतर कार्यशालाओं का आयोजन यहाँ किया जाता है। दिल्ली में कथा बहुत प्रसिद्ध वैकल्पिक विद्यालय व्यवस्था है। 1990 में गोविंदपुरी में दिल्ली की झुग्गियों में इसका प्रारंभ 5 बच्चों के साथ हुआ। आज द कथा लैब स्कूल के नाम से दिल्ली में लगभग 71 स्थानों पर यह संचालित होता है और अरुणाचल प्रदेश के भी आदिवासी स्कूलों में लगभग 8000 बच्चों को शिक्षित ये कथा कर रहा है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनकी शिक्षण विधि कहानी आधारित है। इनका अपना पाठ्यक्रम है। हर विषय के पाठ्यक्रम को ये कहानियों से पढ़ाते हैं और शिक्षा को आनंददायक बनाने का प्रयास करते हैं। वैश्विक स्तर पर वैकल्पिक विद्यालयों के रूप में जो प्रारंभिक विद्यालय थे उन्हें द संडे स्कूल कहा जाता था, रविवार की शाला। मूलतः इनको चर्च द्वारा स्थापित किया गया था और ये बच्चों को और युवाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाए जाते थे। आज भी इंग्लैंड और उसके आसपास के देशों में ये विद्यालय संचालित हैं। 1780 के आसपास इसको शुरू किया गया। आमतौर पर इसकी कक्षाएं केवल रविवार को होती हैं, जो चर्च सेवा से पहले या दोपहर में आयोजित होती थी और इस पर शिक्षक उनको रखा जाता था जो चर्च में उनकी भूमिका के लिए नामित होते थे। इनको एक बोर्ड या समिति चुनती थी। आमतौर पर इन विद्यालयों का ध्यान बाइबल सिखाने पर अधिक रहता था, तो इसलिए बाइबल सिखाने की क्षमता जिसमें होती थी ऐसे अध्यापकों को इन विद्यालयों में रखा जाता था। यह भी परंपरागत शिक्षण प्रणाली से भिन्न प्रणाली थी। भारत में आश्रम पद्धति के विद्यालय स्थापित किए गए सरकार द्वारा 1990-91 में, जो परंपरागत विद्यालयों से भिन्न थे। इसका उद्देश्य खासतौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या विमुक्त जाति के जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के निर्धन और प्रतिभावान बच्चे हैं उनको उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जा सके। आश्रम विद्यालय मूलतः जनजाति समूह के बच्चों को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें 60% स्थान अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए, 25% स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 15% स्थान सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए होते हैं। यहाँ निःशुल्क छात्रावास, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, गणवेश, खेलकूद की व्यवस्था सब राज्य सरकारें करती हैं। ऐसी ही एक और व्यवस्था एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के तौर पर शुरू की गई 1998 में और 2000 में महाराष्ट्र में इसका शुभारंभ हुआ। यह आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों के लिए उत्कृष्ट संस्थानों के तौर पर कार्यरत हैं। लगभग 480 छात्रों की क्षमता वाले एक EMRC की स्थापना की जाती है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275A के तहत अनुदान के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम स्पेशल एरिया प्रोग्राम के
द्वारा चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए ईएमआरएस एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण है। यहाँ छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, विद्यालय की इमारत, खेल के मैदान, छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब, संसाधन कक्ष, सब कुछ होता है। जब हम वैकल्पिक विद्यालयों की बात करते हैं तो मीरांबिका की चर्चा किए बिना वैकल्पिक विद्यालयों की चर्चा पूरी नहीं हो सकती। ये फ्री प्रोग्रेस स्कूल है, मुक्त प्रगति विद्यालय। कक्षा 5 तक के लिए एक प्रयोगात्मक विद्यालय के तौर पर काम करता है। दिल्ली में यह संचालित होता है, जिसको शिक्षा निदेशालय और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने मान्यता दे रखी है। ये श्री अरविंद और मदर माँ, जो उनकी सहायिका थी और बाद में जिन्होंने उनके काम को आगे बढ़ाया, उनके अभिन्न दर्शन पर आधारित है, इंटीग्रेटेड फिलॉसफी पर आधारित है। यह अधिगम और चिंतन के नए मार्गों की खोज की बात करता है। यहाँ परंपरागत पद्धति से विद्यालय नहीं चलता। यहाँ आंतरिक विकास, स्वयं की खोज, आत्म साक्षात्कार, इसकी स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। यहाँ अपनाए जा रहे शिक्षण सिद्धांत का मूल है कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता। स्वयं के विकास के लिए मस्तिष्क को स्वयं ही परामर्श लेना पड़ता है। यहाँ कोई शिक्षक अनुदेशक नहीं है, इंस्ट्रक्टर नहीं है, बल्कि वो सहायक है, मार्गदर्शक है। कोई पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। यहाँ परंपरागत परीक्षाएं संचालित नहीं होती हैं। बस वर्ष में 2 बार बच्चे की व्यक्तिगत तौर पर और एक समूह के अंग के तौर पर क्या प्रगति है, उसकी रिपोर्ट, उसका प्रतिवेदन अभिभावक के पास भेजा जाता है। यह आत्मानुशासन, आत्मगति, आत्मनियंत्रण, इस पर आधारित अधिगम पर बल देता है। कोई मानक पाठ्यपुस्तकें नहीं हैं, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई गणवेश नहीं है। ये मीरांबिका की विशेषताएं हैं। यहाँ प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन नहीं किया जाता, विद्यार्थियों के अभिभावकों का चयन किया जाता है कि ऐसे अभिभावक जो इनकी विचारधारा के साथ आगे बढ़ सकें और अपने बच्चे की स्वतंत्रता को पोषित कर सकें। ऐसे ही बच्चे इन विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। भारत सरकार में, जैसा हम जानते हैं कि एनसीईआरटी विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करती है और उन प्रयोगों को करने के लिए इसने बहुत सारे क्षेत्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की है। उन क्षेत्रीय शिक्षण संस्थानों से संबद्ध 4 बहुउद्देशीय प्रदर्शन विद्यालय भी वैकल्पिक विद्यालय के तौर पर बहुत प्रचलित हैं। भारत में ऐसे 4 विद्यालय मैसूर, अजमेर, भोपाल और भुवनेश्वर में संचालित हो रहे हैं, जो क्षेत्रीय शिक्षण संस्थाओं के घटक होते हैं। यहाँ पर समाज के सभी वर्गों के बच्चों को प्रवेश की सुविधा होती है और इसके लिए कंप्यूटर ड्रॉ आधारित प्रवेश दिया जाता है। यहाँ शिक्षा में क्रिया अनुसंधान और नवोन्मेषी प्रयोग के लिए इन संस्थानों को एक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग किया जाता है। एनसीईआरटी शिक्षा में, शिक्षक शिक्षा में जितने नए प्रयोग करना चाहती है, वे सारे प्रयोग इन स्थानों पर होते हैं और इनके परिणामों को पूरे देश में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से सीखने और शिक्षण में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वैकल्पिक विद्यालयों की परंपरा केवल भारतीय दर्शन में या भारतीय दार्शनिकों पर ही आधारित हो। वॉलफोर्ड शिक्षा ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी सोच है, जिसको रुडोल्फ स्टीनर ने शुरू किया। तो स्टीनर की दर्शन पर आधारित कई सारे विद्यालय विदेशों में और देश में भी संचालित होते हैं। जैसे स्लो का हैदराबाद का एक बहुत प्रसिद्ध वॉलफोर्ड स्कूल है। 3 जुलाई 1997 को उसकी स्थापना वॉलफोर्ड फिलॉसफी की परंपरा को ध्यान में रखकर हुई और ये ऐसा मानता है कि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनमें पूछताछ, सीखने और समझने की इच्छा जन्म लेती है। यदि हम इस इच्छा को प्रोत्साहित करें तो वे अपनी कल्पना और आश्चर्य की प्राकृतिक भावना का उपयोग करके स्वयं सीख लेते हैं। संगीत और नृत्य इस श्लोका के पाठ्यक्रम की विशेषता है। यहाँ बच्चे गाना सीखते हैं पहली कक्षा से। जब वे उच्च कक्षाओं में जाते हैं तो उनको भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत भी सिखाया जाता है। विद्यालय का ऐसा मानना है कि वे जिज्ञासा को पोषित करते हैं और छात्रों के प्रति एक आयामी दृष्टिकोण को मानने की बजाय बहुआयामी दृष्टिकोण से काम करते हैं। त्रिधा मुंबई में बहुत प्रसिद्ध वैकल्पिक विद्यालय है। यह 2000 में स्थापित किया गया। यह विद्यार्थियों को खोज के अवसर देता है। त्रिधा में विद्यार्थी बहुत सारे आधारभूत कौशल सीखते हैं, जैसे बढ़ईगिरी का काम, माली का काम। यह अनुभव आधारित शिक्षा पर जोर देता है। नर्सरी से कक्षा 12 तक कक्षाएं चलती हैं। यह भी स्टाइनर पाठ्यक्रम को अपनाता है और बाद में इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है, उससे परीक्षा दिलाकर 12वीं के समकक्ष इनको उत्तीर्ण करता है। नोएडा में उक्ति के नाम से एक वैकल्पिक विद्यालय चलता है जो कक्षा 6 तक है। यह भी बालफोर्ड शिक्षा कार्यक्रम के प्रतिमान का अनुसरण करता है। शिक्षार्थियों में शिक्षा के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है, स्वतंत्र चिंतन की योग्यता को प्रोत्साहित करता है, शैक्षिक, कलात्मक और प्रायोगिक उत्तमता विकसित हो, इसका प्रयास करता है। इनका दृष्टिकोण स्वतंत्र सोच, स्वस्थ सामाजिक जीवन और सीखने के लिए आजीवन प्रेम यह है।
भारत में जिद्दू कृष्णमूर्ति के दर्शन पर आधारित बहुत सारे विद्यालय संचालित होते हैं, जिसमें सह्याद्री स्कूल पुणे शिखर पर है। कृष्णमूर्ति का दर्शन प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करता, वरन ऐसा परिवेश बनाया जाता है जहां छात्र एक दूसरे के साथ काम करते हुए उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं। शिष्टाचार, दया और आपसी सम्मान की अपेक्षा के साथ साथ एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जहां छात्र सीखने के लिए आवश्यक पहलें कर सकें। उनको और उनकी कक्षाओं को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि उनके बीच घनिष्ठ संपर्क और भागीदारी विकसित हो। साथ ही चारों ओर का जो परिवेश है वो बहुत विशाल होता है। वहाँ बच्चे पेड़ों, पहाड़ों, जल निकायों आदि के साथ अपने परिवेश का पता लगाते हैं और प्रकृति से जुड़ना सीखते हैं। एक अच्छा भंडारित पुस्तकालय है जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों को पर्याप्त सीखने के अवसर दिए जाएं। वहाँ पर आधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर सुविधाएं, ऑडियो विजुअल उपकरण, टिंकर शेड, बहुत सारे ऐसे प्रयोगशालाएं हैं जो उनके सीखने को समृद्ध करती हैं और साथ ही छात्र पारंपरिक कला, शिल्प, संगीत और नृत्य से भी परिचित होते हैं। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा संचालित एक और स्कूल वाराणसी में है, जिसे राजघाट बेसेंट स्कूल या RBS कहते हैं। ये कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा स्थापित दूसरा सबसे पुराना स्कूल है। 1934 में इसकी स्थापना जिद्दू कृष्णमूर्ति ने की और इसका नाम श्रीमती एनी बेसेंट के नाम पर रखा गया। ये गंगा नदी के किनारे काशी रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। राजघाट बेसेंट स्कूल CBSE नई दिल्ली से संबद्ध है, एक आवासीय शैक्षिक विद्यालय है, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक और पाठ्येतर गतिविधियों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर ज्ञान के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता है और यहाँ ये प्रयास किया जाता है कि विद्यार्थी ज्ञान के संसार की स्वयं खोज करे। येलो ट्रेन स्कूल कोयम्बटूर का बहुत प्रसिद्ध स्कूल है, पीला रेल विद्यालय। यह भी रूडोल्फ स्टाइनर के दर्शन पर आधारित है। यहाँ बच्चों में प्यार के पोषण के सिद्धांत पर बल दिया जाता है, जो एक ऐसी नई दुनिया के बारे में विश्वास रखते हैं जो बहादुर है। ये विद्यालय मानते हैं कि बच्चे ही उस नए सवेरे के जनक हैं। यहाँ ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है जो निर्माणकारी है, जो जीवन देती है, जो पोषित करती है। शिक्षा में पवित्रता को पुनः प्राप्ति की दिशा में ये विद्यालय काम करते हैं। इन्होंने कोयम्बटूर के बाहरी विद्यालय में एक जैविक खेत स्थापित किया है और वहाँ ये समग्र शिक्षा प्रदान करते हैं। तो बच्चे न केवल विषयों को जानते हैं बल्कि उन विषयों के जीवन में प्रयोग को भी सीखते हैं। जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक और अच्छा स्कूल चेन्नई में है, जिसे द स्कूल KFI कहते हैं। यह भी भारत के प्रसिद्ध वैकल्पिक विद्यालयों में से एक है। स्कूल KFI सीखने का माहौल बनाने और एक ऐसा परिवेश बनाए रखने का प्रयास करता है जहां, यदि कृष्णमूर्ति के शब्दों में कहें तो, बच्चे अच्छाई में फल फूल सकें। स्कूल के शिक्षक कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं की खोज या उनके जो सुझाव हैं उनके साथ आते हैं। वे अन्वेषण स्कूल की तरह काम करते हैं। वहाँ पर संरचनाओं, सीखने की प्रक्रियाओं और कार्य के नए क्षेत्रों को जन्म दिया जाता है। निर्णय लेने के माध्यम से एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ काम करना, राय करना, एक दूसरे के साथ चर्चा करना और संघर्ष से आगे जाकर एक नया रास्ता खोजना, एक दूसरे के साथ खुशी से जुड़ना, यह यहाँ की कार्य पद्धति का हिस्सा है। कक्षा 7 तक यहाँ कोई परीक्षा नहीं होती है और बच्चों को प्रायोगिक और व्यवहारिक आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बेंगलोर में ऐसा ही एक विद्यालय वी विद्यालय है। यहाँ बच्चे अपनी शिक्षा स्वयं निर्देशित करते हैं। 2.5 वर्ष से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए एक प्रेरक, मुक्त और लोकतांत्रिक वातावरण परिवेश निर्मित करता है। यहाँ के वातावरण में एक्टिविटी कॉर्नर, ऐच्छिक कार्य, क्यूरियोसिटी कॉर्नर, एक्सप्रेशन सर्कल, स्किल वर्कशॉप, तमाम घटक शामिल हैं। लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किसके साथ करना है, ये निर्णय शिक्षक या संस्था ना लेकर बच्चे स्वयं लेते हैं। बीमी का मानना है कि स्वशिक्षा ही शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, जिसके माध्यम से बच्चे स्वयं निर्णय लेने, संसाधन एकत्र करने, मदद मांगने और विभिन्न प्रकार की भावनाओं का अनुभव करने और उन पर रिफ्लेक्शन अर्थात उनको प्रतिबिंबित करने की क्षमता विकसित करते हैं। बीमी का मानना है कि हमारे परिसर में जब बच्चा एक बार अपने स्वतंत्र शिक्षार्थी को पहचान लेता है तो ये शिक्षा परिसर केवल उसके लिए एक स्थान मात्र रह जाता है, पूरा ब्रह्मांड उसकी कक्षा हो जाती है। इस तरह का वातावरण बच्चे को एक जिम्मेदार, खुले दिमाग वाला, आत्म जागरूक और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनने के लिए तैयार करता है। इस प्रकार का वातावरण बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, क्योंकि वे जीवन को उसकी वास्तविक रूप में अनुभव करते हैं, देखते हैं और जीते हैं। अभी हाल ही में एक और वैकल्पिक प्रयोग मणिपुर में हुआ। 13 फरवरी 2017 को मणिपुर की लोकटक झील में देश के पहले तैरते विद्यालय का लोकार्पण या प्रारंभ किया गया, जिसको लोकटक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं। ये भारत का पहला पानी पर तैरता हुआ विद्यालय है।
इसको वहाँ की मछुआरा यूनियन और पीपल रिसोर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन ने शुरू किया, जो एक गैर सरकारी संगठन है। मूलतः ये विद्यालय उनके लिए शुरू किया गया जो हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स थे या मछुआरा समूह के बच्चे थे, या जिनको फुमदी द्वीप से जब लोगों को हटा दिया गया तो वहाँ से जो लोग निकासी से बेघर हो गए, उनको कोई और शिक्षा का अवसर नहीं मिल गया, तो उनको और उनके बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर के लिए इसको शुरू किया गया। ऐसा ही एक प्रयोग रेलवे पुलिस द्वारा बिहार में किया गया, द प्लेटफॉर्म स्कूल। ये उन गरीब अनाथ बच्चों के लिए स्थापित किया गया जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, वहाँ पर खाली बोतलें इकट्ठा करते थे। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के आसपास झोपड़पट्टी में रहने वाले लगभग 150 से अधिक बच्चे आज प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म स्कूल पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ गरीब बच्चों को अल्पाहार के साथ साथ शिक्षण सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। शांति गायत्री परिवार नामक एक स्वयंसेवी संस्था इसमें सहयोग करती है। इनके पाठ्यक्रमों में जीवन कौशल और मूलभूत चिकित्सीय सहायता, इसको अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया गया है। देश के किसी भी कोने में आप जाएंगे, आपको ऐसे विद्यालयों के उदाहरण मिलेंगे, जैसे पश्चिम बंगाल का द यूनिक लेवल फील्ड स्कूल। शायद ही इस विद्यालय में कभी पाठ्यपुस्तक का प्रयोग किया गया हो। पाठ्यपुस्तकों के बदले बच्चे आपस में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि द यूनिक लेवल फील्ड स्कूल का पूरा ध्यान समग्र विकास पर रहता है। शिक्षण विधियां उसी के अनुसार नियोजित होती हैं। यदि उन्हें समाजशास्त्र, नैतिकता या इतिहास पढ़ाना हो तो वे पाठ्यपुस्तकों से नहीं पढ़ाते, वे वर्ल्ड सिनेमा, विश्व सिनेमा देखना पसंद करते हैं। रणनीतियों को समझाना हो तो बोर्ड गेम खिलाते हैं। किताबें पढ़ना, पहेलियां सुलझाना, वृत्तचित्र दिखाना, ये वहाँ की शिक्षण विधियों में सम्मिलित है। यहाँ के विद्यार्थी अंग्रेजी, गणित आदि विषयों को सीखने के लिए गेम्स, पजल्स, इन सब की मदद लेते हैं। लद्दाख के सैकमोल की चर्चा किए बिना वैकल्पिक विद्यालयों की चर्चा पूर्ण नहीं होती। लद्दाख में छात्रों का शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन सैकमोल इस विद्यालय का संचालन करता है, जो एक स्वयंसेवी संस्था है, जिसकी स्थापना 1988 में युवा लद्दाखियों के समूह द्वारा की गई। यहाँ बहुत प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, कोई सीमा नहीं है क्रियाकलापों की, विविधता है, असंख्यता है। और ये परिसर पूरी तरह से सौर ऊर्जा के प्रयोग से संचालित होता है, उसी से इसको गर्म रखा जाता है। यहाँ के वार्षिक युवा शिविर तो पूरे देश में लोकप्रिय हैं। लद्दाखी इतिहास और भूगोल को जानने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए, सौर ऊर्जा के प्रयोग को सीखने के लिए, लद्दाखी नृत्य और खेलों के महत्व को समझने के लिए ये एक वैश्विक मिलन स्थल की तरह काम करता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये ही वैकल्पिक विद्यालय देश में संचालित हो रहे हैं। यदि आप देखेंगे अपने आसपास तो आपको बहुत सारे इस तरह वैकल्पिक विद्यालय मिलेंगे जो सार्वजनिक परंपरागत विद्यालयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहे हैं जिनकी पहुंच शायद अभी भी सार्वजनिक विद्यालयों तक नहीं हुई है। इसलिए यदि हमें देश की शिक्षा को बेहतर ढंग से समझना है तो इन वैकल्पिक विद्यालयों के योगदानों को देखना भी होगा, जानना भी होगा, और उनके जो अच्छे प्रयोग हैं उनको अपने विद्यालयों में अपनाने के लिए भी आगे बढ़ना होगा। तभी हम शायद समग्र संपूर्ण राष्ट्र में शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। आप सबने मेरी इस बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।